everyone, welcome to my channel English A to Z by Mayank Vaid. Students, today we are going to discuss chapter number 18 of social science, that is price rise and consumer awareness. तो हमने यही चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में देखा प्राइस अवेयरनेस क्या होता है, उसके पीछे के रीजन क्या होते हैं और उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस। ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशंस है, तो इसको ज़्यादा लर्न करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस का सेकेंड एंड लास्ट पार्ट, दैट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। नाउ कंज्यूमर एंड द फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर का डेफिनेशन क्या होता है। और सेकंड जो पॉइंट है या टॉपिक है वो है कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशंस किस तरीके से होते हैं। So the first one, the definition of consumer, the person who has the purchasing power to buy goods and services to satisfy his wants is called consumer. तो consumer यानी कि उपभोक्ता, किसी भी चीज को या किसी भी सेवा को जो उपभोग यानी कि कंज्यूम करता है उसको बोला जाता है कंज्यूमर। So in a modern time, consumer is a better word than customer. तो आप ऐसे ही समझ लो, कस्टमर एंड कंज्यूमर बोथ आर द सेम। अच्छा, कंज्यूमर क्या करता है, तो वो चीज खरीदता है या भाड़े पे लेता है या चीज को डायरेक्ट कैश से भी ले सकता है या किस्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट से भी ले सकता है। क्लियर? नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन क्या है इसका, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु यानी कि अपने नेसेसिटी को सेटिस्फाई करने के हेतु कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदता है उसको बोला जाता है कंज्यूमर। अगेन, कोई भी ऐसा इंसान यानी कि व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के हेतु यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वस्तु या सेवा को खरीदता है और जिसके पास परचेजिंग पावर भी है उसको बोला जाता है कंज्यूमर। नाउ द सेकंड डेफिनेशन या कंज्यूमर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि कंज्यूमर वो होता है जिसके पास परचेजिंग पावर होता है और वो पैसा दे के अपनी आवश्यकता के पूर्ति हेतु चीजें या सेवाएं खरीदता है। The second definition, the person who has made payment in lieu of any purchase of goods or service is called consumer. तो ऐसा व्यक्ति जिसने किसी वस्तु या सेवा की खरीद के बदले पेमेंट यानी कि भुगतान किया है उसको बोला जाएगा कंज्यूमर। एंड द थर्ड डेफिनेशन, द पर्सन हु हैज promised to make payment for a purchase through installments or hire purchase system is also called consumer. या तो कंज्यूमर पैसा दे के आउटराइट कोई चीज खरीदता है या उसको वही चीज को खरीदने के लिए वो किस्त यानी कि इंस्टॉलमेंट भी दे सकता है उसको, या भाड़े पे भी ले सकता है, उसको भी कंज्यूमर बोला जाता है। एंड द लास्ट वन, सच अ कंज्यूमर हैज अ लीगल प्रोटेक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ऐसे सारे उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के चलते कानूनी संरक्षण यानी कि लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है। नाउ फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, तो उपभोक्ता का शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन किस किस प्रकार हो सकता है। द कंज्यूमर इज एक्सप्लॉयटेड इन द फॉलोइंग मैनर बाय प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स। तो कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को निम्नलिखित तरीकों से उत्पादकों या व्यापारियों द्वारा शोषित किया जाता है। सबसे पहला है less weight of goods than what is printed, मुद्रित वजन से कम माल का वजन देना, यानी कोई रैपर है, कोई पैकिंग है, उसके ऊपर लिखा होगा 1 kg और आपको उसमें 1 kg से कम चीज मिलती है, ऐसे। सप्लाइंग फेक, डिफेक्टिव एंड एडल्टरेटेड गुड्स which are harmful to health, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है ऐसे नकली या क्षतिपूर्ण या मिलावटी सामान को देना।
ओवर प्राइसिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज। और सेल्फ सर्विस जो होता है, कोई चीज को परचेज करने के बाद आप अच्छा सर्विस नहीं दे रहे हो या ज्यादा कीमत वसूल रहे हो, ये भी एक कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का ही भाग है या प्रकार है। नॉट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एज पर प्री डिटरमाइंड कंडीशन, पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्तु या सेवा को उपलब्ध न करवाना, वो भी एक कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का ही तरीका है। नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विस इन टर्शियल सेक्टर लाइक बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, टेलीफोन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। बैंकिंग, बिजली, बीमा, टेलीफोन या चिकित्सा जैसी तृतीय क्षेत्र में उचित सेवा का प्रदान ना करना। गिविंग अट्रैक्टिव बट मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, आकर्षक किंतु भ्रामक या धोखा वाली चीजों का विज्ञापन करना। अब जैसे 5 रुपए में फेयर एंड लवली आपको खूबसूरत बना देगा और वहां पे लिखा होगा इसमें केसर और टर्मरिक जैसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। अब आप समझो 5 रुपए में इतनी सारी चीजें आपको कैसे कोई दे पाएगा। सो दैट इज व्हाट मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट। कॉजिंग फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट टू कस्टमर और कंज्यूमर, तो ग्राहकों को शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न पहुंचाना। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बाय होल्डिंग, जमाखोरी द्वारा कृत्रिम स्कैरसिटी यानी कि शॉर्टेज पैदा करना। नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी न देना, जानबूझ के आप कुछ कुछ चीजों को दबा देते हो। दैट इज नॉट गिविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन। बाय अडॉप्टिंग मैल प्रैक्टिसेस इन सेलिंग, बेचने में गलत पद्धति यानी कि तरीकों का इस्तेमाल करना, ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का ही तरीका है। नाउ रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशंस, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशंस के कौन कौन से कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है कंज्यूमर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, उपभोक्ता अपने आप यानी कि स्वयं जिम्मेवार है। Traders and producers take undue advantage of consumers by exploiting them in different ways due to their ignorance, lack of awareness, illiteracy, lack of tendency to become organized and fight against exploitation. तो व्यापारी एवं उत्पादक कंज्यूमर की अज्ञानता, जागरूकता की कमी, अशिक्षा, संगठित होने एवं शोषण के सामने लड़ने की प्रकृति का अभाव जैसे अलग अलग कारण के चलते उनका शोषण करते हैं और उनका यानी कि कंज्यूमर का अनुचित लाभ उठाते हैं। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का पहला रीजन था कंज्यूमर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, उपभोक्ता स्वयं जिम्मेवार है। फिर दूसरा है लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सीमित जानकारी। In the absence of information or limited information regarding quality, price, weight, condition of use, after sales services, warranty or guarantee, etc., the consumer gets cheated. तो गुणवत्ता, मूल्य, वजन, उपयोग की शर्तें, बेचने के बाद दी जाने वाली सेवाएं, वारंटी या गारंटी, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी के अभाव या सीमित जानकारी के चलते कंज्यूमर को ठगा जाता है, उनको चीट किया जाता है। फिर तीसरा है लिमिटेड सप्लाई यानी कि सीमित आपूर्ति। जब सप्लाई ही कम होगा तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। वो कैसे देखते हैं, एन आर्टिफिशियल स्कैरसिटी I mean shortage is created when supply of a product is not in accordance with the demand. Under such situations, traders take undue advantage by overpricing. तो जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है और वो डिमांड के हिसाब से उसका सप्लाई कम होता है या कम किया जाता है, तो उससे एक कृत्रिम स्कैरसिटी यानी कि कृत्रिम शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है और ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को ज्यादा कीमत देना पड़ता है वही वस्तु का या सेवा का। तो इस तरीके से भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के अब तक के रीजन हमने देखे, जिसमें पहला था कंज्यूमर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, फिर आया लिमिटेड इंफॉर्मेशन, फिर आया लिमिटेड सप्लाई, अब चौथा है लिमिटेड कंपटीशन यानी कि सीमित प्रतिस्पर्धा।
When a single producer or a group of producers have their monopoly in the production and sale of a commodity, they may tend to exploit consumers by selling defective commodities or of low quality. तो कोई भी चीज का उत्पादन अगर एक ही प्रोड्यूसर करता है तो वो अपनी चीज यानी कि वस्तु को बेचने के लिए कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, यानी कि वो कंज्यूमर को क्षति युक्त चीज देगा या उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता वो कम भी हो सकता है और कंज्यूमर को और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं। तो इस तरीके से भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अलग अलग पैतरों के चलते किया जाता है। तो कंज्यूमर ये एक्सप्लॉइटेशन से कैसे बच पाएगा? तो कंज्यूमर को खुद ये सारी चीजों के लिए अवेयर होना पड़ेगा और तब जाके ये प्रोटेक्ट कर पाएगा सारे एक्सप्लॉइटेशन के चलते। तो क्या है ये कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन? इन एंशिएंट इंडिया, Kautilya's Arthashastra has mentioned about exploitation of consumers and the punishment that should be given for undermeasurement, adulteration and duplication. तो प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कंज्यूमर के शोषण तथा कम माप या मिलावट या नकली माल देने जाने के लिए क्या क्या सजाएं थी इसका भी मेंशन किया है। यानी कि आज से कई साल पहले प्राचीन भारत में कौटिल्य ने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था अपनी ये किताब अर्थशास्त्र में। और अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो वहां पे आता है जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी। क्या है इसके बारे में ये देखते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी presented four rights of the consumers on March 15, 1962 in the Parliament of America, expressing his unhappiness because the opinion of the consumer was not heard. तो ऐसे ही अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी, उन्होंने 15 मार्च 1962 में अमेरिकी संसद में कंज्यूमर के 4 अधिकार प्रस्तुत किए। और इतना ही नहीं, उसने यहाँ पे मेंशन किया कि कंज्यूमर का बात जब वो किसी चीज यानी कि वस्तु या सेवा को परचेज करता है और वो उस सेवा या वस्तु से खुश नहीं है तो उसका बात सुना नहीं जाता। उसका पहला मेंशन मॉडर्न टाइम में 1962 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी ने अमेरिकन पार्लियामेंट में किया था। और एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उसका पहला कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का पहला मेंशन किया था कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में। और मैं आपको बता दूं ये कौटिल्य यही बंदा है जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु रहा था और जिसको हम ज्यादातर चाणक्य के नाम से जानते हैं। The Consumers International published notification showing rights of consumer on 15 March 1983. So 15 March is observed as World Consumer Day. तो 15 मार्च 1983 में कंज्यूमर के अधिकार को दर्शाते हुए एक सूची प्रकट की थी जिसका नाम था कंज्यूमर इंटरनेशनल। और इसीलिए ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिन के तरीके से मनाया जाता है। सो वर्ल्ड कंज्यूमर डे दैट इज 15 मार्च, क्योंकि इसी दिन पहली बार कंज्यूमर इंटरनेशनल पब्लिश हुआ था। इतना ही नहीं, ऑन 16 अप्रैल 1985 द यूएन डिक्लेयर 8 बेसिक कंज्यूमर राइट्स इन इट्स बिल, यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और इसी बात को एक्सटेंड करते हुए 16 अप्रैल 1985 में यूएन ने कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के मूलभूत 8 अधिकार के बिल के बारे में मेंशन किया था। और ये बिल का मेंशन हुआ था यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम की सूची में। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट in 1986, that is precisely on 24 December of 1986. So every year 24 December is celebrated as National Consumer Right Day in India. अब ये तो ग्लोबल लेवल की बात हुई। इंडिया में यानी कि मॉडर्न टाइम में इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया
और उसको इंट्रोड्यूस किया गया 24 दिसंबर 1986 और इसीलिए हर साल 24 दिसंबर के दिन को नेशनल कंज्यूमर राइट डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पे भारत में मनाया जाता है। अब स्टेट लेवल की बात करते हैं तो द गुजरात गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1988 ऑन 18 फरवरी 1988। अच्छा, तो देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ 24 दिसंबर 1986 और उसके 2 साल बाद यानी कि 1988 प्रिसाइजली ऑन 18 फरवरी के दिन गुजरात ने भी गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। In 1993 and 2002, many important amendments have been implemented in India for Consumer Protection Act. और ये बना था 86 में और उसके बाद 1993 and 2002 में ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें काफी महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए गए यानी कि उसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट लगाए गए। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के अधिकार क्या है? तो सबसे पहले कंज्यूमर का डेफिनेशन, तो कंज्यूमर वो होता है, उपभोक्ता वो होता है जिसके पास परचेजिंग पावर होता है, जो पैसे दे के वस्तुएं या सेवा को खरीदता है। खरीदता कैसे है? या आउटराइट पैसा दे के या किस्तों में या भाड़े पे लेता है। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कंज्यूमर के, ठीक है। सो यहीं पे फिर से ये रिवीजन ही है कंज्यूमर का डेफिनेशन। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु हैज द परचेजिंग पावर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज ह्यूमन वांट्स। द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म आपको जो 9 राइट्स है वो कैसे याद रखना है उसके टाइटल इसके लिए S31 S3 यानी कि 3 S, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रीएड्रेसल, ऐसे करके। तो आप ये शॉर्ट टर्म इनिशियल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला सुरक्षा का अधिकार। क्या है ये सुरक्षा का अधिकार? तो राइट टू नो द डेंजर्स टू लाइफ एंड एनवायरमेंट व्हाइल बाइंग द गुड्स। अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके टाइम, सामान खरीदने के टाइम जीवन और पर्यावरण के लिए जो भी खतरा है उसको जानने का अधिकार होता है। जैसे अगर आप जानते हो तो मोबाइल जब आप परचेज करते हो तो वहां पे काफी सारे लीगल कॉशंस लिखी हुई होती है काफी छोटे छोटे फॉन्ट्स में कि हर एक मोबाइल जो जब चालू रहता है तो उसमें से माइन्यूट रेडिएशन आता है। वो रेडिएशन जो होता है वो ह्यूमन बॉडी पे कितना इम्पैक्ट करता है उसका सारा जानकारी दे के रखा हुआ होता है। और अगर ये नहीं दिया तो एज अ कंज्यूमर यू कैन आस्क टू द मैन्युफैक्चरर कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लाइफ डेंजर कौन कौन से है या एनवायरमेंट पे कौन कौन से डेंजर है। तो ये हुआ राइट टू सेफ्टी। फिर दूसरा है राइट टू सीक रीएड्रेसल। रीएड्रेसल का मतलब हुआ कोई भी तकरार यानी कि कंप्लेन को एड्रेस करना, ठीक है। तो consumer can seek readdressal of the complaint against the unfair practices of the producer and can also claim a fair settlement of his grievances. तो उत्पादक के अनुचित व्यवहार के सामने कोई भी कंज्यूमर शिकायत यानी कि कंप्लेन दर्ज कर सकता है और अगर उसको उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसके लिए वो मुआवजा भी मांग सकता है। और ये कंज्यूमर का राइट होता है जिसको कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है। देन फर्दर, राइट टू सर्विस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। This right to continuous and timely services like cooking gas, electricity, telephone, railways, post and telegraph. तो जीवन के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं उसका भी कंज्यूमर को अधिकार है। अब जीवन की आवश्यक सेवाएं जैसे रसोई गैस, बिजली, टेलीफोन, रेलवे, डाक और तार जैसी निरंतर और समय पर मिलने वाली सेवाओं
को पाने का या अवेल करने का अधिकार है हर एक कंज्यूमर को। फिर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि माहिती का अधिकार। So this right is to know the price, quality, measurement, purity of the goods and the various ways that producers resort to exploit them. तो हर एक कंज्यूमर को वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, माप, शुद्धता और वो सारी जानकारी जो उत्पादक उनको विभिन्न तरीके से बताते नहीं, उसका वो जानने का भी इनका अधिकार है। Then the right to choose, यानी कि चुनने का अधिकार। द कंज्यूमर इज किंग एंड हैज द परचेजिंग पावर, सो ही हैज द राइट टू चूज द गुड्स दैट ही नीड्स। तो उपभोक्ता मार्केट का किंग यानी कि राजा है और उसके पास परचेजिंग पावर है, इसीलिए वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चीजें यानी कि अपनी वस्तु खुद चुन सकता है। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता को शिक्षा का यानी कि एजुकेट होने का भी अधिकार है। कंज्यूमर हैज द राइट टू नो ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट एंड सेफ्टी। तो कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ता को अपने सलामती और सुरक्षा के संबंधी सभी मामले जानने का अधिकार है। राइट टू कंपेंसेशन, यानी कि मुआवजे का अधिकार। Consumer has the right to get compensation if exploited by being given low quality or defective goods. अगर कोई भी उपभोक्ता को डिफेक्टिव गुड्स यानी कि क्षतियुक्त कोई वस्तु या सामान मिल रहा है या वो वस्तु का या सामान का गुणवत्ता निजी है, अच्छा नहीं है, तो उसको उस चीज के बदले में, वो लो क्वालिटी के बदले में, वो डिफेक्टिव गुड्स के बदले में कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा मांगने का भी अधिकार है। देन राइट टू बी हर्ड, यानी कि कंज्यूमर को अपनी बात रखने का तो अधिकार है ही और उसकी बात सुनने का भी हक होता है हर एक ट्रेडर का या मैन्युफैक्चरर का। यानी कि उसकी बात, अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेन करता है या कोई गुड्स के प्रति कोई कमेंट करता है तो मैन्युफैक्चरर उसको अनदेखा या अनसुना नहीं कर सकते। तो उपभोक्ता अपना डिबेट रख सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण के मामले में। ही हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिज केस इन कंज्यूमर फोरम, और इतना ही नहीं, वो अपना केस कंज्यूमर फोरम में दर्ज भी करवा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो अनुचित व्यापारी प्रथाओं के माध्यम के प्रति कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता आवाज भी उठा सकता है। कंज्यूमर हैज द राइट टू सीक जस्टिस एंड प्रोटेक्शन इफ ही इज एक्सप्लॉइटेड बाय मैल प्रैक्टिसेस लाइक अंडरवेटिंग, हाई प्राइस, पुअर क्वालिटी और लैक ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। तो उपभोक्ता कम वजन, अधिक कीमत, खराब गुणवत्ता या खराब सेवा जैसी गलत प्रथाओं के कारण या शोषण के सामने न्याय एवं सुरक्षा का भी अधिकार रखता है। नाउ ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या है, क्या बेसिक चीजों के बारे में इनको पता होना चाहिए। सो अगेन हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर. Consumer is a person who has the purchasing power to buy goods and services to satisfy human wants. His or her duty under the Consumer Protection Act of 1986 are as follow. तो कंज्यूमर वो होता है जिसके पास परचेजिंग पावर होता है और वो अपनी जरूरत के लिए यानी कि अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुएं एवं सेवा खरीदता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के चलते कंज्यूमर के कौन कौन से कर्तव्य है, तो सबसे पहला, while purchasing any goods or services, the consumer should insist on information regarding quality, price, date of expiry, weight, guarantee and after sales services. तो किसी भी सामान या सेवा को खरीदने से पहले कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता गुणवत्ता, मूल्य, एक्सपायरी डेट, वजन, बिक्री के बाद की सेवा
ये सारी चीज़ों के बारे में गारंटी और ये सारी चीज़ों को लेके वो संपूर्ण जानकारी रखने का या लेने का अधिकारी है। और हमको जब भी कोई चीज़ यानी कि वस्तु या कोई सेवा परचेज करते हैं तो हमें वो वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता, मूल्य, एक्सपायरी डेट, वजन और सेल सर्विसेज के बारे में जान लेना चाहिए। The consumer should always buy goods bearing egg mark and ISI quality mark. तो कंज्यूमर को हमेशा एग मार्क या आईएसआई मार्क वाले गुणवत्ता युक्त सामान खरीदने चाहिए। दे शुड इंसिस्ट ऑन बिल और ओरिजिनल रिसीट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज। उन्हें हमेशा खरीदे गए सामान और सेवाओं के लिए बिल या ओरिजिनल रिसीट लेने पे जोर देना चाहिए। दे शुड फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्प्रेड कंज्यूमर अवेयरनेस अमंग द पीपल। उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना चाहिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी फैलानी चाहिए। They should make genuine complaint and immediately draw the attention of the traders towards adulterate or spurious goods so that errant producers and traders know that consumers will ask for redressal for their grievances. तो उन्हें वास्तविक शिकायतें करनी चाहिए यानी कि जेन्युइन कंप्लेन करनी चाहिए और मिलावटी या नकली वस्तुओं के लिए व्यापारी को ध्यान खींचना चाहिए कि भाई तूने ये चीज जो है वो नकली या मिलावटी दे दी, ताकि दूसरी बार या दूसरा कोई मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादक या व्यापारी ऐसी चीज करने से कतराए या डरने लगे और उनको भी पता चल जाएगा कि अगर ये लोग नो बीइंग अ कंज्यूमर बीइंग अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, अगर हमने कंज्यूमर को सही चीज यानी कि नकली या मिलावटी चीज दे दी तो वो कंप्लेन कर सकता है। Alert consumers should write their complaint and experiences of injustice in newspapers so that others benefit and increase their awareness. तो जागरूक कंज्यूमर को अपनी शिकायतें और अन्याय के अनुभव समाचार पत्र में लिखने चाहिए ताकि दूसरे लोगों का भी इसको लाभ मिल सके और दूसरे लोग इसके प्रति जागरूकता हासिल कर सके। Goods with certified measures of weight only should be bought, and if the trader is not using them, then the attention of the local office of the weights and measure department should be drawn. तो प्रमाणित तोलमाप वाले सामान ही खरीदने चाहिए और यदि व्यापारी इनका प्रयोग नहीं कर रहा है यानी कि प्रमाणित तोलमाप से सामान नहीं दे रहा तो स्थानीय डिपार्टमेंट जो वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट है उसके प्रति ये बात को लाना चाहिए कि भाई ये जो ट्रेडर है वो सही तरीके से चीजें नहीं बेच रहा है। The seals of gas cylinders should be checked. The meter of the rickshaw driver should be brought to zero reading while boarding. Petrol should be filled after resetting meter to zero. Kerosene should be purchased after checking that the foam has settled down. तो गैस सिलेंडर की सील चेक कर लेनी चाहिए, रिक्शा का मीटर भी चेक कर लेना चाहिए और वो स्पेशली जब आप गाड़ी में चढ़ते हो तब ड्राइवर ने इसे शून्य पे रखा है या लाया है या नहीं वो चेक कर लेना चाहिए। उसी के साथ साथ पेट्रोल भरवाने के टाइम पे आपको मीटर जीरो है कि नहीं वो भी चेक कर लेना चाहिए। केरोसिन को बाद में खरीदना चाहिए जब ऊपर से वो झाग नीचे बैठ जाए। A consumer should also complain against the negligence of services, exploitation or corruption, the government organization, railways, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन और हॉस्पिटल। तो उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को बीमा, टेलीफोन या अस्पताल में हुए कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ या तो रेलवे, बैंक है या कोई भी ऐसी कंपनी या मैन्युफैक्चरर या कोई सेवा देने वाला यानी सर्विस प्रोवाइडर अगर कहीं पे भी कोई करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स, तो कंज्यूमर अदालतों के लिए क्या प्रोविजंस है?
Under National Consumer Protection Act of 1986, the National Consumer Commission has been formed and laws for consumer protection are framed. तो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के चलते नेशनल कंज्यूमर कमीशन का गठन किया गया और काफी सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए यानी कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए काफी सारे कायदे भी बनाए गए। अब ये कायदों के हिसाब से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन देने के लिए 3 तरीके यानी कि 3 स्तर की अदालत भारत में मौजूद है और वो 3 स्तर यानी कि 3 टायर, वो उसमें से पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन एंड तीसरा है नेशनल कमीशन। और ये हायरार्की में सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट फोरम और सबसे ऊपर है नेशनल कमीशन। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम, there is one court in each district which settle consumer complaints and give them compensation against law। तो हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है और ये डिस्ट्रिक्ट फोरम का काम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यानी कि उपभोक्ता का संरक्षण करना। उनको सही मायने में अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसके प्रति उनको रक्षित करना या उनको अच्छा खासा मुआवजा दिलवाना। About 571 consumer district forums are there in the country। तो पूरे भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट में यानी कि यहाँ पे प्रिसाइजली 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम मौजूद है। क्लेम्स फॉर कंपेंसेशन अप टू 20 लाख आर फाइल्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फीस। तो 20 लाख रुपए तक का मुआवजा का दावा निर्धारित शुल्क यानी कि फीस भरने के बाद आप कर सकते हो। If the petitioner is not satisfied with the decision of district forum, he may file a complaint in a state forum within the next 30 days। यदि याचककर्ता जिला फोरम का जो डिसीजन आया है उससे सहमत नहीं है या संतुष्ट नहीं है तो वह अगले 30 दिनों तक यानी कि 30 दिनों के भीतर राज्य फोरम यानी कि स्टेट फोरम में जा सकता है। तो ये हायरार्की में सेकेंड स्टेज पे यानी कि मिडिल स्टेज पे है स्टेट फोरम। देयर आर 35 स्टेट कोर्ट्स वेयर क्लेम्स फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़ रुपीस आर फाइल्ड आफ्टर पेइंग डिसाइडेड फी। तो यहाँ पे निर्धारित शुल्क भरने के बाद आप 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम कर सकते हो। और जैसे डिस्ट्रिक्ट जो हायरार्की में सबसे नीचे था और पूरे भारत में डिस्ट्रिक्ट फोरम का नंबर 571 है, वहीं पे स्टेट कोर्ट्स यानी कि स्टेट फोरम का 35 नंबर्स है, यानी कि पूरे भारत में 35 स्टेट कोर्ट्स है जहां पे 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का क्लेम सेटलमेंट होता है। दिस फोरम हैज अ बेंच ऑफ 5 मेंबर्स और ये स्टेट फोरम में 5 मेंबर का एक बेंच रहता है, यानी कि हर एक फोरम में 5 मेंबर सदस्य रहते हैं। If the petitioner is not satisfied with the decision of state forum, he may file a complaint in a national forum within the next 30 days। अगर यहाँ याचककर्ता राज्य यानी कि स्टेट फोरम का जो भी निर्णय है उससे संतुष्ट नहीं है तो वो अगले 30 दिन के अंदर राज्य फोरम यानी कि स्टेट फोरम से आगे नेशनल फोरम में अपना कंप्लेन अपना शिकायत दर्ज करवा सकता है। और फिर हायरार्की में सबसे ऊपर आता है नेशनल फोरम, जहां पे डिस्ट्रिक्ट फोरम यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नंबर टोटल भारत में 571 है और उससे आगे स्टेट फोरम का नंबर 35 है। वहां पे नेशनल फोरम का नेचुरली एक ही है और यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का मुआवजा क्लेम कर सकते हो। दिस फोरम हैज अ बेंच ऑफ 5 मेंबर्स। स्टेट फोरम की तरह यहाँ पे भी 5 सदस्य का एक बेंच रहता है। स्टेट एंड नेशनल फोरम शुड सेटल क्लेम्स विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द केस। तो यहाँ पे राज्य और राष्ट्रीय फोरम का मामला दायर होने के 90 दिनों के भीतर आप दावों को निपटा सकते हो या निपटाना चाहिए। If a person is not satisfied with the decision, he can file a case within 30 days in Supreme Court। अगर नेशनल फोरम के जो भी वर्डिक्ट है
उससे भी याचककर्ता खुश नहीं है तो 30 दिन के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स एंड हैंडीकैप persons are exempt from paying fees under certain conditions. तो जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, सीनियर सिटीजन है या हैंडीकैप लोग हैं, उनको बिना कोई फीस पे किए नेशनल फॉर्म में क्लेम करने का अधिकार है. तो 3 हुए. सबसे नीचे हायरार्की में था, वो था डिस्ट्रिक्ट फोरम, जहां पे नंबर था 571. फिर आता है स्टेट फोरम, जहां पे नंबर था 35. 20 लाख से नीचे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 से 1 करोड़ के बीच का सेटलमेंट वहां पे स्टेट फोरम, और 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे नेशनल फोरम. आप अगर पर्टिकुलर फोरम से संतुष्ट नहीं है तो विद इन 30 डेज, यानी कि वर्डिक्ट के 30 दिन के भीतर आप ऊपर के हायरार्की में जा सकते हो. अब नेशनल फोरम का जो वर्डिक्ट है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और हर एक में 30 दिन का दायरा रहता है. रोल ऑफ कंज्यूमर सोसाइटीज इन प्रोवाइडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो कंज्यूमर सोसाइटी यानी कि कंज्यूमर समिति की रचना क्यों की जाती है? तो कंज्यूमर सोसाइटी की रचना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए की जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर सोसाइटी हेल्प करती है. सच गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटीज आर सेट अप एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल. तो ऐसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर सोसाइटी को तालुका लेवल पे या जिला लेवल पे या राज्य लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे यानी कि लेवल पे बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है. दे आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन नेचर. और ये समितियां स्वाभाविक तौर पे नॉन पॉलिटिकल यानी कि गैर राजनैतिक, नॉन कमर्शियल और स्वैच्छिक संगठन है. देयर मेन एम इज टू मेक कंज्यूमर अवेयर अबाउट द राइट. और उनका मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर को अपने हक से जानकार बनाना या समझदार बनाना. They encourage the government to frame policies to protect the consumers from protection. ये समितियां यानी कि ये सोसाइटी सरकार को कंज्यूमर के शोषण से बचाने के लिए नीतियां घड़ने या बनाने के लिए एंकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है. दे पब्लिश मंथली, बाई मंथली मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स लाइक ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच. ये मासिक, द्विमासिक पत्रिका या अलग अलग तरीके के मैगजीन्स पब्लिश करती है, और उसमें से कुछ मैगजीन्स के नाम या पीरियोडिकल्स के नाम है ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच. गुजराती में ये पब्लिश होता है जिसका नाम है ग्राहक मित्र. दे सेव द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. और ये सोसाइटी का काम ही है कंज्यूमर को शोषण होने से या शोषित होने से बचाना. नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड. तो गुणवत्ता मापदंड के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मौजूद है, जिसमें से पहला है द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर. इसमें सबसे पहला है जो है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1947, जिसको जाना जाता है शॉर्ट नेम आईएसआई से. आईएसआई का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन. तो आईएसआई को 1947 में स्थापित किया गया था, और उसका उद्देश्य क्या था? तो ये औद्योगिक सामान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए या उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक संस्था है जिसका नाम है आईएसआई, जो 1947 में स्थापित हुआ था. क्या है इसका फंक्शन? टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. Since 1986, it is known as Bureau of Indian Standards. ISI का नाम बदल के 1986 में हो गया BIS, जिसका फुल फॉर्म होता है Bureau of Indian Standards. The goods that meet the prescribed standard and quality are allowed to use ISI mark. और किसी भी चीज यानी कि सामान, वस्तु की गुणवत्ता ये इंस्टीट्यूट ने जो मेजरमेंट, जो भी
नो टेस्टिमोनियल जो भी क्राइटेरिया बना के रखे उसके हिसाब से है तो उसको आईएसआई मार्क दिया जाता है। और आईएसआई मार्क पहले 1947 में आईएसआई खुद देता था, हालांकि 1986 से आईएसआई का नाम बदल के बीआईएस हो गया और वो जो क्वालिटी एश्योरेंस का शील्ड यानी कि नाम देती है वो मार्क है आईएसआई का। हमने पिछले स्लाइड में देखा आईएसआई का मार्क, ठीक है। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट इंडिया का ये एगमार्क का भी लोगो है। The agriculture products, forest products, horticulture and animal products are given the quality of AgMark. अच्छा, इंडस्ट्रियल चीजों का क्वालिटी ठीक है उसके लिए आईएसआई मार्क मिलता है, जबकि कृषि उत्पादन या वन उत्पादन या पशु उत्पादों के लिए एगमार्क मिलता है, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ नीचे बीआईएस का लोगो भी हमने दे के रखा है। दिस इज लोगो ऑफ BIS जो 1986 में हुआ, जो पहले ISI नाम से जाना जाता था। ये होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए। और खाने की यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी जांचने के लिए आता है एगमार्क। और जस्ट फॉर द फन, ये एग का कहीं पे भी अंडे से कनेक्शन नहीं है। It is implemented, it is यानी एगमार्क is implemented under the Agriculture Produce Act of 1937। तो हमने आगे देखा कि ISI मार्क जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के क्वालिटी अश्योरेंस के लिए दिया जाता था, जो 1947 में ISI मार्क ही देती थी, और 1986 के बाद वो ISI नाम बदल के BIS हो गया और वो ISI मार्क दे रही है। वैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एगमार्क होता है, और एगमार्क हमको कहाँ से मिलता है? ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1937, उसके चलते हमें एगमार्क का क्वालिटी एश्योरेंस लोगो मिलता है। This scheme is run by the Directorate of Marketing and Intelligence, that is known as DMI। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा जरा, DMI it means Directorate of Marketing and Intelligence, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आता है और ये एगमार्क देने का परमिशन देता है। अच्छा, तो समझ लो आईएसआई मार्क का लोगो कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? शुरुआत के दौर में आईएसआई खुद एक ऑर्गेनाइजेशन था और वही आईएसआई मार्क देता था, जो बाद में बदल के हो गया बीएसआई। और यहाँ पे डीएमआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, वो एगमार्क यूज करने का परमिशन देता है। और उसके साथ साथ कौन सा लॉ जुड़ा हुआ है? उसके साथ जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट यानी कि APA, जो 1937 में एस्टेब्लिश किया गया था। फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स देयर इज BIS मार्क गोल्ड नंबर 916 व्हिच मींस 22 कैरेट गोल्ड, दैट इज हॉलमार्क। अब सोने की चीजें यानी कि सोने के गहने जब खरीदते हो तो वहां पे BIS मार्क देखना चाहिए। BIS मार्क वो क्वालिटी एश्योरेंस दिखलाता है, और वहां पे गोल्ड नंबर भी दे के रखा होता है कि आपका जो गोल्ड ऑर्नामेंट है वो 18 कैरेट से बना हुआ है या 22 कैरेट से बना हुआ है। जो भी यहाँ पिक्चर में मैंने यही चीज को समझाने का कोशिश किया है। जैसे ये एक गोल्ड रिंग है, तो सबसे पहला जो है ये BIS का लोगो है, यानी कि ये गोल्ड ऑर्नामेंट की क्वालिटी को अश्योर करता है। और फिर देखो यहाँ पे लिखा है 22K916, यानी कि ये जो गहना बना हुआ है वो 22 कैरेट सोने से बना हुआ है। फिर आता है ये लोगो का कनेक्शन कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन नंबर से है कि जैसे बैच नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है, वैसे ही ये गहने का ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। और फिर जो ज्वेलर इसको बनाता है वो ज्वेलर अपना इनिशियल लिखता है, जैसे मैंने बनाया तो M लिख दूंगा या MV लिख दूंगा। अगर कोई किसान ने बनाया है, किसान नाम के आदमी ने, तो वो K लिख देगा। मैं बनाता हूँ तो MV या MB लिख दूंगा, बस ऐसे ही। तो सोने के लिए आता है BIS मार्क,
DMI जो एग्रो प्रोडक्ट के लिए मार्क देता है उसको बोला जाता है एग मार्क, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए रखा जाता है ISI। अब जैसे एग्रो प्रोडक्ट के लिए एग मार्क था, वैसे ही वुलन प्रोडक्ट के लिए वुल मार्क है जो गर्म कपड़ों के लिए दिया जाता है। MPO मार्क जो होता है वो मीट एंड इट्स प्रोडक्ट मास और उसके प्रोडक्ट के लिए MPO होता है। नीचे हर एक के स्लोगन्स भी दिए हुए या सिंबल्स भी दिए हुए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ऐसे सिंबल्स यानी कि लोगो दिए जाते हैं और आपको पहचानना होता है कि इसका रिलेशन कौन से प्रोडक्ट से है या किस चीज से है। तो मीट या मीट प्रोडक्ट के लिए MPO। फिर आता है FPO। FPO mark is used for jam, fruit juices, squashes, fruits and vegetables packed in टीन। जो टीन में बंद हुए बंद करके आते हैं वैसे सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट या फ्रूट जूस या जैम, उसके लिए FPO मार्क होता है। तो MPO, FPO, वुल मार्क, ये सारे भी अलग अलग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए दिए जाने वाले मानक यानी कि मार्क्स है। फिर आता है HACCP यानी कि हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सो HACCP इज गिवन टू प्रोसेस फूड, जिस पे प्रोसेस करके बनाया जाता है ऐसा फूड, यानी कि नो फ्रोजन जो फूड होता है उसको प्रोसेस फूड बोला जा सकता है, उसके लिए ये आता है HACCP। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। फिर आता है इको मार्क इज गिवन टू सोप, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कलर केमिकल्स, बैटरी, कॉस्मेटिक्स, लेदर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो वैसे ही इको मार्क आता है जो साबुन के लिए, पेपर के लिए या लुब्रिकेंट ऑयल के लिए, कलर केमिकल के लिए, बैटरी, कॉस्मेटिक आइटम या चमड़े से बनी या प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए इको मार्क भी होता है। The international institutes for quality standard are ISO, that is International Organization of Standardization। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है और इसको स्थापित किया गया था 1947 में। Its main function is to provide quality certification according to international standards. E-series of ISO 4000 is given for environment management system। तो ये ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम करती है, उसका काम क्या है कि हर एक चीज का गुणवत्ता का सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र देना। अगर किसी चीज को ई सीरीज से लेके ISO 4000 का सर्टिफिकेट मिला है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन एनवायरमेंट मैनेजमेंट से होगा। द BIS ऑफ इंडिया कीप्स इन टच विद ISO। तो BIS जो है वो ISO के संपर्क में रहता है। फिर आता है कोडेक्स एलिमिनेटरस कमीशन यानी कि कैक। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप टू सर्टिफाई एडिबल फूड प्रोडक्ट्स इन 1963। तो इसको 1963 में खाने की यानी कि खाद्य उत्पादों के लिए बनाया गया था। तो ISO वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए होता है और कैक जो है वो खाने की यानी कि एडिबल फूड प्रोडक्ट्स के लिए है। It was set up with the joint effort of Food and Agriculture Organization known as FAO and WHO, that is World Health Organization। तो ये WHO और FAO के जॉइंट वेंचर से बना हुआ है जिसका नाम है कैक। इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन रोम, इटली, और इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। whereas ISO का आगे जहाँ पे देखा था वो जिनेवा में है। तो आप ये पैरेलल समझ लो, वहां पे था ISI, वो बाद में हो गया BIS, वो नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे ISO। यहाँ पे खाने की चीजों के बारे में अगर नेशनल लेवल की बात करो तो वो आता है DMI, जो सर्टिफिकेशन देता है, और वो जो लोगो यूज करने का अधिकार देता है वो लोगो है एगमार्क। और एगमार्क वो नेशनल लेवल पे अगर आप आगे जाओगे तो आपको BIS की जगह पे परमिशन लेना पड़ेगा कैग से, और कैग जो है वो जॉइंट वेंचर है WHO और एंड FAO का। अब ये कैग का फंक्शन यानी कि काम क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश।
तो इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि मुख्य कार्य दूध या दूध उत्पाद, मांस, मछली जैसे खाद्य उत्पादों के उत्पादन और व्यापार के लिए अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग क्राइटेरिया, दिशा निर्देश और स्टडी मटेरियल को अवेल करना या गाइडलाइन को अवेल करना। द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कीप्स इन टच विद द कैग, और स्वास्थ्य सेवा के जो महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस के जो होते हैं वो कैग के संपर्क में रहते हैं ताकि अपनी पॉलिसी कैग की गाइडलाइन के हिसाब से बना सके या मॉडिफाई कर सके। Who can file a complaint and how it should be done? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसका कंप्लेन कौन दर्ज करवा सकता है और वो कैसे करना चाहिए? तो अ कंज्यूमर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट्स, consumer societies, companies, firms, producers, traders who have been exploited or cheated can file a written complaint in any consumer forum by submitting the fee as per the compensation claim. तो कोई कंज्यूमर या उसका प्रतिनिधि, सरकार या कंज्यूमर सोसाइटी, कंपनी, कोई फर्म, कोई उत्पादक, कोई व्यापारी जिसका शोषण या धोखाधड़ी हुआ है या क्षतिपूर्ण दावे के लिए वो जो निश्चित फी है वो फी पे करके कोई भी कंज्यूमर फोरम में अपना दावा यानी कि मुआवजे के लिए दावा दर्ज कर सकता है। द कंप्लेन मस्ट बी रिटन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, टाइप और हैंड रिटन और बाय एन ईमेल। तो कंप्लेन हमेशा सरल और स्पष्ट टाइप किया हुआ या हस्तलिखित या ईमेल द्वारा लिखी जानी चाहिए। कोई भी हिसाब से आप कंप्लेन कर सकते हो, चाहे वो हैंड रिटन हो या डिजिटलाइज हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कर रहे हो तो आपको वहां पे एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। In his application, he has to give details of name, address, contact number, detailed description and reason for the complaint. तो यहाँ पे एप्लीकेशन में उसे यानी कि एप्लीकेंट को अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, हर एक चीज का विस्तृत विवरण और शिकायत के कारण भी बताने होंगे। कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस रिलेटेड टू एक्यूजेशन शुड बी गिवन। और आपने जो जो आरोप लगाए हैं वो आरोप के रिलेटेड यानी कि संबंधित जो भी आपके पास एविडेंसेस है उसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। Copy of the bill or receipt of the payment should also be enclosed. आपने अगर कोई चीज लिया है या कोई सेवा को अवेल किया है तो उसका बिल या भुगतान का रसीद भी वहां साथ जोड़ना चाहिए। If the payment is made through a check, detail of a check are to be given. अगर आपने भुगतान चेक से किया है तो चेक का विवरण यानी कि डिटेल देना होगा। Copy of a sale conditions, advertisement, pamphlet and prospectus can also be attached. अब जब चीज को बेचा गया था यानी कि वस्तु को बेचा गया था तो उसकी शर्तें, विज्ञापन, पैम्फलेट या प्रोस्पेक्ट की नकल वो सब भी आप साथ अटैच कर सकते हो। द कंप्लेन शुड बी फाइल्ड विद इन 2 years ऑफ अकरेंस। और कंप्लेन को जो भी घटना दर्ज हुई है उसके 2 साल के भीतर ही फाइल करना चाहिए। द कंज्यूमर में ऑल्सो कॉल ऑन गुजरात स्टेट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और नेशनल लेवल हेल्पलाइन नंबर 1800-114-000 फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो कंज्यूमर गुजरात राज्य का जो हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है वो है 1800-233-000 या राष्ट्रीय स्तर पे जो हेल्पलाइन नंबर है जो जिसका टोल फ्री नंबर है 1800-114-000, वहां पे कॉल करके पूरा इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी ले सकता है और उसके संबंधी जो भी गाइडेंस है, जो भी मार्गदर्शन है वो भी पा सकता है। और ये सारी चीजें आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के भीतर। ये लॉ हर एक कंज्यूमर को ये अधिकार देता है कि उसको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, उसका जो जो गिला है, शिकवा है, उसका सही मायने में
एड्रेस होना चाहिए। और इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी कि ये सेकेंड पार्ट था कंज्यूमर अवेयरनेस का। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टिल विल मीट विद द सेम काइंड ऑफ informative video again on my channel English A to Z by Mayank Vaid.